वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल। कूल कूल ओनली इन द एप्लीकेशन डियर। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है तैयारी? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी वॉइस आ रही है अब तक? राधे राधे। ग्रेट ग्रेट। वेरी गुड। तो क्या डिस्कस कर रहे थे अभी तक के सेशन में? जरा मुझे बताइएगा क्या चल रहा था, क्या डिस्कशन कर रहे थे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ज्वाइन के बारे में डिस्कशन चल रहा था। पॉइंटर हो चुका था, कर्सर हो चुका था, लॉक हो चुका था, है ना, और ज्वाइन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हो चुका था। ठीक है। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सो दैट ईच एंड एवरी वन कैन गेट कनेक्टेड इन दिस सेशन। चलो शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने ज्वाइन पर क्या डिस्कशन किया था कि ज्वाइन होता क्या है? व्हाट इज बेसिकली अ ज्वाइन इन एसक्यूएल? क्या होता है ज्वाइन? जरा मुझे फटाफट एक बार कमेंट में बताओ। व्हाट इज बेसिकली अ ज्वाइन इज? सर ज्वाइन का मतलब यह है कि जब दो या दो से ज्यादा टेबल्स दी होती हैं और उनको कंबाइन करना होता है, और इस कंबाइन करने का मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन करना, है ना। चाहे एक बड़ी टेबल को छोटे टेबल में डिवाइड करना हो या छोटी टेबल्स को मिलाकर एक बड़ी टेबल बनानी हो, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? ये भी एक प्रकार का नॉर्मलाइजेशन ही होता है। जहां पर हमने आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाया था कि अगर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम है, तो कोई भी जो कॉलम्स हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो जब हमारी एक नई टेबल बनेगी तो वो क्या बन सकती है? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम के नाम से ये एक नई टेबल बन जाएगी जिसमें सारी डिटेल्स हमारी आ जाएंगी। तो इसी को बोलते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड ज्वाइन करना। फिर हमने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में कि एसक्यूएल ज्वाइन इज यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर टेबल्स। एसक्यूएल ज्वाइन का इस्तेमाल करते हैं दो या दो से ज्यादा टेबल्स को कंबाइन करने के लिए। इन द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग, रोज ऑफ बोथ द टेबल्स आर कंबाइंड इन अ सिंगल टेबल। यानी दो या दो से ज्यादा टेबल्स को एक सिंगल टेबल में हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। दैट इज कॉल्ड ज्वाइन। By using SQL join, we promote database normalization। और SQL join के तहत हम क्या प्रमोट करते हैं? नॉर्मलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। तो ये बातें तो बहुत क्लियर है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। कितने प्रकार के ज्वाइन होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्वाइन आर देयर? तो आंसर है एज पर दी स्टैंडर्ड। किसके द्वारा? आंसी के द्वारा जो बताया गया वो बताया गया कि 5 टाइप्स के होते हैं। और ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? इनर ज्वाइन, जिसको सिंपल ज्वाइन भी बोल सकते हैं या इक्वी ज्वाइन भी बोल सकते हैं। आउटर ज्वाइन हमारे कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, लेफ्ट, राइट और फुल। और फिर जो हमारा बनता है दैट इज कॉल्ड क्रॉस ज्वाइन या कार्टेशियन ज्वाइन। और एक नए प्रकार का ज्वाइन है दैट इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन, है ना। इसी पर बात हुई थी। तो यानी एक इनर हो गया, एक आउटर हो गया और एक क्रॉस हो गया। तो इनर, आउटर और क्रॉस। जबकि आउटर को हमने 3 में डिवाइड किया, लेफ्ट, राइट और फुल। और क्रॉस ज्वाइन को कार्टेशियन ज्वाइन के नाम से भी जानते हैं। और ये इनके सिंबल्स हो गए। और एक नया ज्वाइन है दैट इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। यहां तक कुछ समझ में आया? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस सर, इनर ज्वाइन का सिंबल नहीं होता? क्या होता है? इनर ज्वाइन भी एक्चुअली में 3 तरीके के ज्वाइंस में डिवाइडेड है ना। अभी हम लोग बात करेंगे तो आप समझेंगे
कि इनर ज्वाइन हमारा ऐसा ज्वाइन है जिसे बाय डिफॉल्ट ज्वाइन के नाम से जानते हैं, है ना। आइए जरा इस पर एक बार डिटेल में चर्चा करें। सबसे पहले इनर ज्वाइन के बारे में बात करें। इनर ज्वाइन क्या होता है? द रिजल्ट टेबल कंसिस्ट ऑफ ओनली द कॉमन रो, यानी अगर दो टेबल है हमारे पास में, एक टेबल 1 और एक टेबल 2, तो दोनों में जो कॉमन होगा सिर्फ उसी को हम लेंगे, दैट इज कॉल्ड इनर ज्वाइन। लेकिन याद रखिएगा यहां पर बात किसकी हो रही है? कॉलम्स की। सॉरी, द रिजल्ट टेबल कंसिस्ट ऑफ ओनली द कॉमन रोज, यानी इनर ज्वाइन के केस में जो फोकस किया गया है वो रोज पर किया गया है। बात तो एक ही है ना। रोज या कॉलम्स में जो इक्वल है वही हमें लेना है, लेकिन यहां पर जो फोकस किया गया है वो किस पर किया गया है? रोज पर। तो अगर एग्जाम में आपसे कभी भी पूछेंगे कि कॉमन रोज का कॉन्सेप्ट किस पर अप्लाई होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनर ज्वाइन। कॉमन रोज, दोनों ही टेबल में जो कॉमन रोज है उसका कॉन्सेप्ट किस पर अप्लाई होगा? तो आंसर हो जाएगा क्या? इनर ज्वाइन। इसको हमने प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश भी करी थी आपको। कैसे? एक एग्जाम्पल की मदद से। जैसे एक टेबल है कस्टमर की और एक टेबल है ऑर्डर की। कस्टमर टेबल में जो कस्टमर की आईडी है वो 1 2 3 4 5 है। जो नाम है कस्टमर का वो क्या है? जॉन, रॉबर्ट, डेविड, जॉन, बेटी। सिमिलरली टेबल की हमारी ये टेबल ऑर्डर के नाम से जो एक टेबल बनी है वो ये दूसरी टेबल है। अब इन दोनों टेबल में आप देखिए कि कॉलम या रोज जो कॉमन है वो क्या है। तो हमने कहा था कि इनर ज्वाइन के केस में रोज हमारी कॉमन होनी चाहिए। तो रोज का मतलब यहां पर कस्टमर आईडी आप जरा देखिए कौन सी आपको कॉमन दिख रही है। तो आपने कहा सर 1 2 3 4 और 5, यानी अगर हम कॉमन की बात करें तो हमें यहां पर दिख रहा है क्या कि 3 कस्टमर आईडी यहां पर भी है और यहां पर भी है। 5 वाली कस्टमर आईडी यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो कस्टमर आईडी जो कॉमन निकल के आई, रो जो कॉमन निकल के आई वो क्या थी? 3 और 5। फर्स्ट नेम यहां से उठाकर कॉपी कर देंगे और अमाउंट यहां से उठाकर कॉपी कर देंगे। यानी देखने वाली बात यह है, क्या यहां पर हमने कॉमन रोज को चुना है? यस। 3 और 5 दोनों ही टेबल में क्या हैं? कॉमन रोज हैं जिनको हमने यहां पर चुना है। अब अगर आप देखें तो टोटल कॉलम्स हैं वो कितने हैं? पहले में 2 और दूसरे में 3, यानी 3 + 2 5। लेकिन 5 के हमने बनाए कितने? 3। एक कस्टमर आईडी, एक फर्स्ट नेम और एक अमाउंट। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? सर यहां पर ऑर्डर आईडी भी तो हो सकती है, लेकिन इनर ज्वाइन कहता है कि आईडी एक ही प्रकार की हो सकती है। यानी प्राइमरी की तो टेबल में एक ही होगी, या तो हम कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग करते या ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग करते। लेकिन ऑर्डर आईडी इसलिए हमने नहीं ली क्योंकि वो दूसरे टेबल में मौजूद ही नहीं है। तो हमने यहां पर ऑर्डर आईडी को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? यस, वेरी गुड। ये हो गया इनर ज्वाइन, यानी जो कॉमन है दोनों में उसको उठा के लिख देंगे। लेकिन कॉमन क्या होना चाहिए? सर रोज कॉमन होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। अब जरा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लो। द इनर ज्वाइन इज ऑल्सो रेफर्ड एज इक्वी ज्वाइन। कह रहा है जो इनर ज्वाइन है इसको इक्वी ज्वाइन के नाम से भी जानते हैं। पहला पॉइंट, इट इज द डिफॉल्ट ज्वाइन। कह रहा है जो बाय डिफॉल्ट ज्वाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनर ज्वाइन बोलेंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डिफॉल्ट ज्वाइन कौन सा होगा? इनर ज्वाइन। ज्वाइन कीवर्ड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ इनर ज्वाइन। कह रहा है इनर ज्वाइन लिखने की बजाय अगर कहीं पर ज्वाइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं? ज्वाइन की कर रहे हैं या इनर ज्वाइन की कर रहे हैं? बात एक ही है। तो ज्वाइन लिखें या इनर ज्वाइन लिखें, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सर इसमें फॉरेन की का यूज होता है क्या? एक क्वेश्चन आया।
देखो बेटा, यहां पर प्राइमरी की और फॉरेन की नाम से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखने में आपको लगेगा कि प्राइमरी की और फॉरेन की का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली यहां पर कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। बस हम ये जरूर ध्यान देंगे कि टेबल में प्राइमरी की का होना कंपलसरी है, वो होनी चाहिए हमारे पास में। अगर वही प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में है तो उसको फॉरेन की बोलते तो हैं, लेकिन उसका कहीं भी इंप्लीमेंटेशन यहां पर नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब इनर ज्वाइन समटाइम्स क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये आंसी ने नहीं कहा, ये बात आंसी ने नहीं कही, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा यह बात नहीं कही गई, लेकिन समटाइम्स, कई समय में या कई बार इनर ज्वाइन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या? थीटा ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। यानी अगर एग्जाम में आपसे यह बात पूछ लें कि इनर ज्वाइन कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या कहेंगे? 3 प्रकार का, थीटा, इक्वी और नेचुरल। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपसे यह कहा था कि इनर ज्वाइन को ही इक्वी ज्वाइन बोलते हैं। कहा था या नहीं कहा था? बात सेम है, बस थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्या है, आइए जरा इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो इनके सिंबल्स को देखिएगा कि थीटा को थीटा के सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया, इक्वी ज्वाइन को इक्वल से डिनोट किया गया और नेचुरल ज्वाइन को ज्वाइन के सिंबल से डिनोट किया गया। ये है आपका ज्वाइन का सिंबल, दैट इज कॉल्ड नेचुरल ज्वाइन। तो यानी इनर ज्वाइन का अपने में कोई सिंबल नहीं होता। इनर ज्वाइन 3 में डिवाइडेड होती है, थीटा, इक्वी और नेचुरल, और इन तीनों सिंबल के द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है। सर डिफरेंस क्या है? अगर हम 2 टेबल में कंपैरिजन कर रहे हैं और वैल्यू ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है या फिर लेस देन है ना, लेस देन, स्मॉलर देन, अगर ऐसी वैल्यूज के साथ में हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसका मतलब थीटा ज्वाइन की बात हो रही है। या तो टेबल 1 ग्रेटर होगी या टेबल 2 ग्रेटर होगी, यही तो पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब कि अगर हम लेस देन और ग्रेटर देन की बात करेंगे तो हम थीटा ज्वाइन की बात करेंगे। अगर दोनों टेबल्स के बीच में इक्वल्स की बात करेंगे, बराबरी की बात करेंगे, तो इक्वी ज्वाइन की बात करेंगे। और नेचुरल ज्वाइन का मतलब एक नेचुरल है जहां पर हम कॉमन कॉलम्स को लेते हैं। एक बार फिर से, इनर ज्वाइन क्या था जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, बताओ सर। इनर ज्वाइन में आपने बताया था कि कॉमन रोज होती हैं, पहला पॉइंट। थीटा ज्वाइन में आप बता रहे हैं कि वैल्यू या तो ग्रेटर होगी या स्मॉलर होगी, है ना। जो कंपैरिजन होगा वो कैसा होगा, या तो ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा। इक्वी ज्वाइन के केस में जो कंपैरिजन होगा दोनों टेबल में वो इक्वल्स का होगा। यानी थीटा ज्वाइन में कभी भी इक्वल्स का प्रयोग नहीं करते। थीटा ज्वाइन में ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इक्वल का यूज नहीं कर सकते। इक्वल का यूज कहां पर करेंगे? इक्वी ज्वाइन में। और नेचुरल ज्वाइन क्या है? कॉमन वैल्यूज इन अ कॉलम, दैट इज कॉल्ड नेचुरल ज्वाइन। तो क्या एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस या नो? और आप ये भी जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट क्या है? इनर ज्वाइन इज बाय डिफॉल्ट। अगर ये बात समझ में आ गई है तो इसको प्रैक्टिकली एक बार प्रूफ करके देखते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं थीटा ज्वाइन की। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल ज्वाइन। इसको कंडीशनल ज्वाइन भी बोलते हैं क्योंकि यहां पर जो कंडीशन लग रही है वो क्या लग रही है? ग्रेटर देन और स्मॉलर देन की कंडीशन। तो इसे क्या बोलेंगे? कंडीशनल ज्वाइन बोलेंगे। अ थीटा ज्वाइन कुड यूज एनी ऑपरेटर। कह रहे थीटा ज्वाइन कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकता है अदर देन दी इक्वल ऑपरेटर, लेकिन वो ऑपरेटर आपका इक्वल का नहीं होना चाहिए। इक्वल के अलावा कोई भी ऑपरेटर का प्रयोग यहां पर किया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? वही जो अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट एग्जाम्पल। सर बताइए कि जो आप बात बता रहे हैं ये प्रूफ कैसे होगा, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, आइए देखते हैं।
अब एक क्वेश्चन उठा कि सर आपने कहा कि यहां पर इक्वल का साइन नहीं लग सकता, क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू लग सकता है? हां। क्या स्मॉलर देन इक्वल्स टू लग सकता है? हां। लेकिन इक्वल का साइन नहीं लग सकता इंडिविजुअल। स्मॉलर के साथ में इक्वल्स टू लग सकता है, ग्रेटर के साथ में इक्वल्स टू लग सकता है, नॉट इक्वल्स टू भी लग सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इक्वल का साइन नहीं लग सकता। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो अब देखते हैं कि ये है क्या चक्कर। हमने कहा मान लीजिए दो टेबल हैं हमारे पास में, एक S1 है और एक R1 है। S1 में जो डेटा गिवन है वो क्या है? SID, नेम, रेटिंग और एज, कुछ भी है। R1 में जो डेटा है वो SID, BID, डे, कुछ भी डेटा है। अब हमने थीटा ज्वाइन में कहा कि S1 इज लेस देन R1, है ना, यही तो है। R1 ग्रेटर है तो इसका मतलब S1 क्या है? स्मॉलर। अगर इस कंडीशन को अप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा? अगर इस रिलेशन को अप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा? जरा देखो, हमने कहा जो इसका रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। अब आपने कहा कि सर ये रिजल्ट कैसे आया, जरा बताइए, जरा ध्यान से देखो। हमने कहा कि इस टेबल में जो ये 22 है इसको कंपेयर करो इसके साथ में। ये S1 हमेशा क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, है ना। S1 की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? R1 के कंपैरिजन में लेस होनी चाहिए। क्या ये 22 क्या ये लेस है? क्या ये दोनों लेस है? आपने कहा नहीं। अगर ये दोनों वैल्यू लेस नहीं है, यानी S1 लेस नहीं है, ये तो बराबर हो गया, तो इस कंडीशन को लेंगे? नहीं लेंगे। हमने कहा दूसरी कंडीशन पर आओ। इस 22 को अब 58 के साथ कंपेयर करो। क्या 22 लेस है 58 से? आपने कहा जी हां सर, 22 लेस है 58 से। क्या इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है? तो आपने कहा यस, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो पहला डेटा हम लेंगे वो क्या लेंगे? 22 और 58। तो हमने ले लिया, देखो ये रहा 22 का डेटा और ये रहा 58 का डेटा। तो ये 22 में क्या है? डस्टिन, डस्टबिन नहीं है, है ना, नाम है दैट इज डस्टिन। S1 की रेटिंग 7 है और एज है 45.0, ये हो गया। 58 का डेटा क्या था? 58,103 और डे है 11/12/96, 11/12/96। क्या ये बात समझ में आई? बताओ। तो सबसे पहले आपने क्या किया? इस 22 को इस 22 के साथ कंपेयर किया, वैल्यू इक्वल्स की है, छोड़ दिया। फिर आपने 22 को 58 के साथ कंपेयर किया, वैल्यू क्या आई? 22 कम है और 58 ज्यादा है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो आपने ये वैल्यू लिख ली। अब 31 को कंपेयर करिए, किसके साथ? 22 के साथ। 31 लेस है? नहीं। ग्रेटर है? छोड़ दो। अब 31 को 58 के साथ कंपेयर करो, ये 31 और ये 58 कंपेयर करो। तो क्या 31 58 के कंपैरिजन में क्या लेस है? आपने कहा अगर लेस है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कर रहा है तो वैल्यू लिख दो। ये रही 31 और ये रही 58। तो 31 का डेटा लबर 8 55, लबर 8 55 और इसके साथ में 58 वाला क्या आया? 103 और ये डेटा 103 और ये डेटा आ गया। अब 58 को कंपेयर करो पहले वाले से 22, क्या ये वैल्यू क्या लेस है? नहीं, छोड़ दो। 58 को 58 से कंपेयर करो, क्या ये वैल्यू लेस है? नहीं, इक्वल्स है, छोड़ दो। तो आपका आंसर क्या आ गया? दिस इज द आंसर। बोलो समझ में आया? यस या नहीं? ये एक प्रकार का कार्टेशियन है ना। अगर आप समझ रहे हो तो हमने क्या किया, जरा फिर से देखो। ये एक प्रकार का हमने यहां पर क्या अप्लाई किया? कार्टेशियन ही तो अप्लाई किया। हमने सबसे पहले क्या किया?
हमने सबसे पहले ये वाला नंबर लिया और इसको कंपेयर किया इससे और फिर इसको कंपेयर किया इससे, है ना, ये सबसे पहले किया। इस 22 वाली आईडी को इस 22 से कंपेयर किया, वैल्यू क्या आया, इक्वल्स टू आया, तो इसको छोड़ दिया हमने। फिर इस 22 को 58 के साथ कंपेयर किया, 22 और 58 में कौन सा लेस है, तो आपने कहा सर 22 लेस है, और यही तो कह रहा था कि S1 हमेशा लेस होना चाहिए। ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। अगर 22 और 58 वाली कंडीशन ट्रू हुई तो आपने यहां पर क्या लिखा, 22, यहां लिखा 58 और इसके डेटा को एंटर कर दिया आपने। ये 22 वाले डेटा को एंटर किया, ये 58 वाले डेटा को एंटर किया। फिर आपने 31 पर आए, 31 को आपने कंपेयर किया किससे, 22 से, और 31 को कंपेयर किया किससे, 58 से। 31 को 22 से कंपेयर करने पर जो आपकी वैल्यू आई वो क्या आई, 31 ग्रेटर है, तो आपने इसको नहीं लिया। और फिर आपने 31 को 58 से कंपेयर किया तो 31 लेस है 58 के कंपैरिजन में, और ये कंडीशन ट्रू हो रही थी, तो यहां आपने 31 वाला केस लिखा और यहां 58 वाला। तो 31 आईडी में जितनी भी चीजें थी वो सब लिख ली, और 58 में जितनी भी चीजें थी वो सब आपने यहां पर लिखी। अब आपने इस 58 को कंपेयर किया 22 से, और 58 को कंपेयर किया किससे, 58 से। 58 को 22 से कंपेयर करने पर क्या निकल के आया कि 58 ग्रेटर है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और 58 बराबर है 58 के, तो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, ये दो वैल्यूज हमारे पास में आई। क्या ये बात समझ में आई, बताओ मुझे, यस या नो। ठीक, आसान है बिल्कुल। इसका मतलब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन कर रहे हैं, हर एक रो के साथ में कंपेयर कर रहे हैं और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये होता है थीटा ज्वाइन, दिस इज कॉल्ड थीटा ज्वाइन। यही हम लोग पढ़ रहे थे, थीटा ज्वाइन। तो क्या यहां पर हम लोग ने कॉमन वैल्यूज को चुना, हां, लेकिन कॉमन वैल्यूज किस शर्त पे हम लोग ने चुनी, इस रिजल्टेंट के बेसिस पर। ठीक, समझ में आया। अब बात करते हैं इक्वी ज्वाइन के बारे में। एन इक्वी ज्वाइन इज अ ज्वाइन ऑपरेटर इन एसक्यूएल। कह रहा है ये जो इक्वी ज्वाइन है ये भी एक प्रकार का क्या है, ज्वाइन ऑपरेटर है या नहीं। इक्वी ज्वाइन भी एक प्रकार का क्या है, कह रहा है ये ज्वाइन ऑपरेटर है। दैट कंबाइन टू टेबल्स, जो दो टेबल्स को आपस में क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, ऑन मैचिंग कॉलम बिटवीन देम, है ना किसी कंडीशन के बेसिस पर दो कॉलम्स को, दो टेबल्स को आपस में मैच करने का काम कर रहा है। ठीक है, इट यूजेस द इक्वालिटी सिंबल, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो सिंबल का प्रयोग होगा वो कौन सा होगा, इक्वालिटी का होगा, है ना, ये याद रखने वाली बात है। टू कंपेयर द डेटा बिटवीन टू कॉलम्स, दो कॉलम्स या दो टेबल्स के बीच में जब डेटा को कंपेयर करेंगे तो वो डेटा कैसा होना चाहिए, इक्वल्स का होना चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब सर इसको बताइए कैसे, एग्जाम्पल की मदद से बताइए तो ज्यादा समझ में आएगा। लो, वही डेटा S1 टेबल है और ये R1 टेबल है। अब यहां पर अगर इक्वी ज्वाइन आप अप्लाई करेंगे तो यहां पर कंडीशन क्या बन जाएगी, S1 इज इक्वल्स टू R1। अब बताओ कि ये कंडीशन कहां कहां पर ट्रू हो रही है, बताओ मुझे। तो आपने कहा सर इस कंडीशन को ट्रू करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। क्या ये 22, इस 22 को इस 22 से आपने कंपेयर किया, क्या ये वैल्यू सेम है, आपने कहा ये इक्वल्स की कंडीशन है, तो पहला तो हमें ये मिल गया। फिर 22 को 58 से कंपेयर किया, ये नहीं है, छोड़ दिया आपने इक्वल्स। 31 को 22 से कंपेयर किया, अलग वैल्यू है। 31 को 58 से कंपेयर किया, अलग वैल्यू है। 58 को 22 से कंपेयर किया, अलग वैल्यू है। और 58 को 58 से कंपेयर किया तो ये वैल्यू आपको मिल गई।
यानी एक वैल्यू आपको मिल रही है 22 और 22 और दूसरी वैल्यू आपको मिल रही है 58 और 58। अब इन वैल्यूज को जब आपने देखा तो आपको जो रिजल्टेंट मिला वो क्या मिला दोस्तों, ये मिला। यानी यहां देखो ध्यान से, ये 22, ये 22, ये 58 और ये 58। अब इसके डेटा को देखो, 22 में क्या है, डस्टबिन, डस्टिन, 7 और 45, और यहां 22 में क्या है, 101, 10, 10, 96, 101, 10, 10, 96। 58 के केस में रस्टी, 10 और 35, ट्योनिंग ट्योनिंग, और 58 के केस में यहां पर रस्टी होना चाहिए, है ना, लबर हटा दो, यहां पर क्या कर लो, ये वाला डेटा आएगा, है ना, दिस वन। तो यहां पर क्या करना है आपको, रस्टी, 10 और 35 ये डेटा, और यहां पर 103, 11, 12, 96 ये डेटा। बताओ समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड। तो आपको यहां पर क्या समझना है, क्या एग्जाम में कोई टेबल दी होगी? नहीं, है ना, वैसे तो दी भी जा सकती है लेकिन यहां पर किसी प्रकार की टेबल नहीं होती। सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि ज्वाइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, इक्वी ज्वाइन की कंडीशन में क्या होता है, थीटा ज्वाइन की कंडीशन में क्या होता है ना। तो यहां पर आपको सिर्फ क्या समझना है कि इस कॉन्सेप्ट में हो क्या रहा है। ठीक, अभिनंदन बेटा, क्वेरी की प्रैक्टिस अपने आप करो, है ना, जितना हम करवा दें वो हमसे कर लो, और इसके अलावा अगर आपको जो भी लगता है वो सारी प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी। ठीक, आपकी डिमांड पर हम नहीं चलेंगे, हम वही करवाएंगे जो हमें सही लगता है, और इसके अलावा जितना भी आपको पढ़ना है ना, वो आप खुद पढ़ो। देखो हर एक टॉपिक बहुत बड़ा है। नेटवर्किंग अगर कोई पढ़ाना चाहे तो वो 100+ आवर्स का हो सकता है। डेटाबेस कोई पढ़ाना चाहे, है ना, 100+ आवर्स का हो सकता है। और पूरे कोर्स की बात करें तो 6-6 महीने का कोर्स होता है। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप एक ऐसे कोर्स को ज्वाइन करो जहां डेटाबेस आपको 1 साल या 6 महीने का मिल रहा है, और एक सर्टिफिकेट भी ले लो डेटाबेस इंजीनियर का, और सीवी में बढ़िया तरीके से लिखो एक्सपर्ट इन डेटाबेस, एक्सपर्ट इन नेटवर्किंग, और वो सीवी लेकर प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ो। यानी डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड अगर आपको पढ़ना है तो आपको यही कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो कॉर्पोरेट जॉब के लिए, है ना, जब इंटरव्यू होता है तो बहुत इन डेप्थ में होता है ना, और जब आपने अपने कॉलेज लेवल पर पढ़ा होगा तो आपने इस बात को एनालाइज किया होगा। इतनी मोटी बुक थी डेटाबेस की, थी या नहीं थी? देखा है या नहीं देखा? नेटवर्किंग की अगेन इतनी मोटी मोटी बुक्स, वही तो है। और बेसिक भी क्लियर नहीं हुआ। बुक्स मोटी होने से फर्क नहीं पड़ता, बेसिक स्ट्रांग होने से पड़ता है ना। और यहां पर कंपटीशन लेवल की जब तैयारी आप करने बैठते हैं तो आपको बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, और बेसिक स्ट्रांग होने के बाद आप जितनी बुक से प्रैक्टिस करना चाहें आप करें, है ना। किसी ने आपको रोका है यहां पर प्रैक्टिस करने से? जी नहीं। तो टीचर का काम सिर्फ गाइडेंस का होता है, बाकी डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी पर कि वो कितने अलग अलग सोर्सेस से ऑप्ट करके और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकता है। ठीक, चल, वेरी गुड। तो ये बात हो गई हमारी किसकी दोस्तों, इक्वी ज्वाइन की, जहां पर हमने इक्वल्स कंडीशन पर काम किया है। आगे देखो, तीसरे प्रकार का जो ज्वाइन है हमारा इनर ज्वाइन की कैटेगरी में, वो है नेचुरल ज्वाइन। क्या है? नेचुरल ज्वाइन। अब ये नेचुरल ज्वाइन क्या है? क्या मैंने आपको ये बताया था कि इनर ज्वाइन को इक्वी ज्वाइन भी बोलते हैं, और इनर ज्वाइन को ही एक प्रकार का नेचुरल ज्वाइन भी बोलते हैं। यानी ये एक प्रकार का इनर ज्वाइन ही है, तो इसको हम लोग इनर ज्वाइन बोले या नेचुरल ज्वाइन बोले, है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है? इनर ज्वाइन पर जो भी हम बात कर रहे थे वो
कॉमन रोज पर बात कर रहे थे, लेकिन नेचुरल ज्वाइन पर जो भी बात करेंगे वो कॉमन कॉलम्स पर बात करेंगे। तो इट इज यूज्ड टू ज्वाइन टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम। बस ये इंपॉर्टेंट है ना, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभिनंदन, अपनी डिटेल्स शेयर करना मना है यहां पर, है ना, पहले भी बता चुके हैं। और किसी भी प्रकार का कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी या कुछ भी शेयर होगा तो आप कमेंट सेक्शन से ब्लॉक हो जाएंगे, है ना। चलिए, नेचुरल ज्वाइन क्या होता है? यूज टू ज्वाइन दी टेबल्स ऑन दी बेसिस ऑफ अ कॉमन कॉलम। अब यहां पर कॉमन कॉलम्स की बात करेंगे, टेबल ए और टेबल बी के बीच में। आइए देखते हैं कैसे। देखो जरा यहां पर फोकस करो। नेचुरल ज्वाइन के केस में आप देख रहे हैं दो टेबल्स हैं, एक नंबर एक स्क्वायर, एक नंबर एक क्यूब। हमने कहा कि इन दो टेबल्स पर, ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है, इन दोनों पर आप क्या अप्लाई करिए? नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करिए। क्या आएगा? तो आपने कहा सर नेचुरल ज्वाइन में होता तो कॉमन वाला ही केस है, नंबर यहां पर कॉमन है, हां, तो नंबर एक बार आएगा, स्क्वायर आएगा, फिर क्यूब आएगा। यानी जो हमारी 4 कॉलम्स हैं, 4 की जगह पर कितने हो जाएंगे? 3, है ना, यही तो है। लेकिन इसमें हम किसको कॉमन लेते हैं? कॉमन लेते हैं कॉलम्स को। तो कॉमन क्या है? नंबर दोनों तरफ कॉमन है, वो ले लिया, स्क्वायर भी ले लिया और क्यूब भी ले लिया। यानी जो इसका रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? नंबर, स्क्वायर और क्यूब। नंबर दोनों में कॉमन है, 2 और 3 ये आ गया, स्क्वायर किया क्या गया? 4 और 9 ये यहां से उठाकर, और क्यूब यहां से उठाकर, दैट इज 8 और 18। क्या ये चीज समझ में आई कि इस केस में हम लोगों ने क्या किया? इस कंडीशन को अप्लाई किया कि यूज टू ज्वाइन टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम्स। दोनों ही केसेस में जो कॉमन कॉलम्स हैं उनको एक बार लिया जाएगा और बाकी टेबल को कॉपी कर दिया जाएगा, है ना, कुछ इस प्रकार। तो दिस इज कॉल्ड अ नेचुरल ज्वाइन। लेकिन अगर आप इस पर इनर ज्वाइन अप्लाई करते तो भी तो डेटा यही आता। बताओ मुझे, अगर इस पर आप इनर ज्वाइन को अप्लाई करते तो क्या डेटा सेम एज इट इज आता या नहीं आता? बिल्कुल, क्योंकि वहां पर भी आप कॉमन रोज को चुनते और रोज आपकी मिलती 2 और 3, फिर आप स्क्वायर की वैल्यू को लिखते, फिर आप क्यूब की वैल्यू को लिखते। समझ में आ रही बात? अब यहां पर 27 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये नॉर्मल एक टेबल है। आप टेबल पर फोकस करिए कि डेटा कहां पर कहां जा रहा है ना, वैल्यूज तो कुछ भी हो सकती है। समझ में आ गया? तो इसीलिए तो हमने कहा कि इनर ज्वाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल ज्वाइन। लेकिन बस डिफरेंस क्या है यहां पर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नेचुरल ज्वाइन इज यूज्ड टू ज्वाइन द टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम्स, whereas inner join is used to join the tables on the basis of common rows. That is the main difference. Clear? हैं तो दोनों सेम, लेकिन एक जगह पर हम रोज पर बात कर रहे हैं कॉमन की और दूसरी जगह पर कॉमन कॉलम्स की बात कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो। अगर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। नेचुरल ज्वाइन का एक दूसरा एग्जाम्पल, एम्प्लॉय आईडी गिवन है, नेम गिवन है, सिटी गिवन है और सैलरी गिवन है। दूसरे टेबल में डिपार्टमेंट का नेम गिवन है, एम्प्लॉय आईडी गिवन है और पोजीशन गिवन है। तो यहां पर कॉमन कॉलम्स आपके क्या हैं? सर एम्प्लॉय आईडी पहले में भी है और एम्प्लॉय आईडी दूसरे में भी है। पहले और दूसरे में जो एम्प्लॉय आईडी कॉमन है वो क्या है? देख के बताओ। सर थर्ड जो दूसरे में है, फोर्थ जो दूसरे में है और फिफ्थ जो दूसरे में है, यानी 3, 4 और 5 ये एम्प्लॉय आईडी क्या दोनों में कॉमन है? जी हां सर।
तो इसका मतलब यहां पर जो आपका डेटा बनेगा वो किसका बनेगा? एम्प्लॉय आईडी 3 4 5 के बेसिस पर पहले तो हम नेम, सिटी और सैलरी लिख देंगे, फिर उसके आगे बढ़ा देंगे क्या? डिपार्टमेंट नेम और पोजीशन। यानी कुछ इस प्रकार की टेबल आपकी बनेगी। एम्प्लॉय आईडी 3 4 5 जो कि कॉमन है, पहली टेबल में क्या गिवन है? नेम, सिटी और सैलरी, नेम, सिटी और सैलरी। दूसरी टेबल में क्या बचा? डिपार्टमेंट नेम और पोजीशन, डिपार्टमेंट नेम और पोजीशन। ये आ गया आपका। समझ में आया? इसका मतलब कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचुरल ज्वाइन का मतलब हम कॉलम्स को, कॉमन हमारा कौन सा है? एम्प्लॉय आईडी दोनों में कॉमन है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, लेकिन किसके बेसिस पर? कॉमन के बेसिस पर। तो इन दोनों में जो कॉमन डेटा है वो क्या आया? एम्प्लॉय आईडी 3 4 और 5, ये कॉमन है, बाकी को हमने हटा दिया। 3 4 5 की सारी डिटेल्स टेबल 1 से ले ली और टेबल 2 से ले ली। एम्प्लॉय आईडी जो कि रिपीट हो रहा था उसको एक ही बार लिखेंगे, तो वो यहां पर एक बार आ गया। ठीक, समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया तो आपका साबुन स्लो है ना? थोड़ा सा तेज समझने की कोशिश करो। बादाम खाओ, है ना, या धोखा। है ना, दो ही चीजों से दिमाग बढ़ता है। चलो नेक्स्ट, अब बात करेंगे किसकी? लेफ्ट आउटर ज्वाइन की। ये क्या होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन? अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो किस पर किया? इनर ज्वाइन पर। और इनर ज्वाइन पर हम लोग ने देखा कि इनर ज्वाइन 3 तरीके के होते हैं। उन तीनों तरीकों पर हम लोग ने डिस्कशन किया। अब बात करेंगे आउटर ज्वाइन पे। और आउटर ज्वाइन कितने टाइप्स के होते हैं सर? 3 तरीके के। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। डिनोट कैसे करेंगे? सिंबल आपको दिख रहे होंगे। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या है? जिसमें लेफ्ट वाली टेबल यानी पहली टेबल पूरी आएगी और कॉमन आएगा टेबल 2 का। तो टेबल 1 आपकी कॉपी पेस्ट हो जाएगी पूरी की पूरी, और जो टेबल 1 और टेबल 2 में जो कॉमन वाला पार्ट है उसको भी कंसीडर करेंगे। दैट इज कॉल्ड लेफ्ट ज्वाइन। क्या लिखा हुआ है नीचे जरा समझो। द रिजल्ट टेबल कंटेन्स ऑल द रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। फर्स्ट टेबल का पूरा डेटा जहां पर लेंगे, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट आउटर ज्वाइन। एग्जाम्पल की मदद से समझो, तभी समझ में आएगा। बताओ। अब देखो यहां पर ये नंबर है, ये स्क्वायर है, ठीक। यहां ये नंबर है, इसका ये क्यूब है। 27 कर लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपको क्या अप्लाई करना है? लेफ्ट आउटर ज्वाइन अप्लाई करना है। क्या आएगा? तो आपने कहा सर अभी आपने बताया कि फर्स्ट टेबल तो एज इट इज आएगी उतर के, लेकिन कॉमन वाला पार्ट भी आएगा। तो इस टेबल में कॉमन क्या है? तो आपने कहा सर 2 और 3 ये कॉमन है। 2 और 3, स्क्वायर आ जाएगा 4 और 9, क्यूब आ जाएगा 8 और 18। इसका मतलब हमने आपको क्या बताया कि पहली टेबल तो पूरी आएगी। पहली टेबल में क्या है? 2 3 4। क्या ये 2 3 4 में कुछ कॉमन है? हाँ, 2 और 3। ये इस टेबल में भी अप्लाई है। यानी क्या इसमें नहीं है? फिफ्थ को हम छोड़ देंगे क्योंकि फिफ्थ इसमें है नहीं। पहली टेबल आ गई, कॉमन वाला पार्ट 2 और 3 है वो भी यहां पर आ गया इसी में। स्क्वायर का डेटा 4 9 16 आ गया। 8 और 18 ये वाला डेटा है, 5 हमने लिया नहीं, तो ये जो क्यूब है ये बच गया हमारे पास, इसकी जगह पर नल कर दिया। यानी जो डेटा एम्प्टी है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? नल कंसीडर करते हैं। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो फिर से समझो। कह रहा है लेफ्ट आउटर ज्वाइन के केस में हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। कह रहा है पूरी एक टेबल लेते हैं, टेबल 1 तो पूरी होगी, और टेबल 2 में जो कॉमन होगा टेबल 1 में वो वाला पार्ट भी कंसीडर करेंगे, है ना, यही तो कह रहा है। अब अगर आप इसमें जरा आकर देखें तो आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है?
तो आपने कहा सर यहां पर टेबल 1 तो पूरी लेनी है, यानी ये तीनों तो लेने ही लेने हैं, 2 3 4 तो आना ही चाहिए। अब ये 2 और ये 2 कॉमन है, ये 3 और ये 3 कॉमन है, ये कॉमन है ना दोनों में, ये कॉमन नहीं है, तो यानी इसको हम छोड़ देंगे। ये तो ना पहले वाले का पार्ट है ना कॉमन वाले का पार्ट है, तो फिफ्थ वाले डेटा को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। सिर्फ डेटा कौन सा लेंगे, 2 3 और 4, ये डेटा आ गया 2 3 और 4। अब स्क्वायर के केस में तो ये तीनों वैल्यूज हमारी आ जाएंगी, और क्यूब के केस में 2 और 3 की वैल्यू आ जाएगी 8 और 18, जो कि ये आ गई। लेकिन 4 का क्यूब तो यहां गिवन ही नहीं है सेकेंड टेबल में, तो इसलिए ये वैल्यू क्या हो गई, NA नॉट एप्लीकेबल। बोलो समझ में आया या नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया वो बताओ, है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर इतना सरल कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आया तो दिक्कत है भाई। सबको आ गया ये कॉन्सेप्ट समझ में? तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन के केस में क्या कह रहा था, जरा एक बार फिर से समझ लो, अगर कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में कह रहा था कि टेबल 1 पूरा आएगा और इसके साथ जो कॉमन वाला पार्ट है वो आएगा, यही कह रहा था। तो हमने क्या किया, जो नई टेबल बनेगी उसमें ये वाला पार्ट तो पूरा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये है हमारी टेबल 1, इसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है। अब क्या रहा है, कॉमन वाला पार्ट भी रहेगा, तो इसमें कॉमन ये है और कॉमन ये है, तो इसका मतलब ये तो हमारा नंबर तो दोनों में सेम है, तो इसका ये हम ऐड करेंगे और इसका ये हम ऐड करेंगे। अब 5 तो ये है नहीं कॉमन, तो इसका मतलब इसको हम कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। तो क्या बना हमारा जो नया टेबल बना, वो 2 3 4 ये, 4 9 16 ये, और क्यूब के केस में 8 और 18, और ये वैल्यू क्या हो गई, नल। क्लियर है? वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये तो बात हो गई दोस्तों हमारी किसकी, लेफ्ट आउटर ज्वाइन की। अब एक कंडीशन और बताते हैं, एक एग्जाम्पल और है हमारे पास में। ये है टेबल 1, ये है टेबल 2। टेबल 1 है हमारी कस्टमर्स की और टेबल 2 है ऑर्डर की, है ना, दो टेबल्स हैं। अब यहां पर कह रहा है कि टेबल 1 तो पूरी आनी चाहिए, ये वाली तो पूरी आनी चाहिए, 1 2 3 4 5, देखो ये वाली तो पूरी आ गई 1 2 3 4 5 के साथ। इनका नाम भी बिल्कुल सेम आ जाएगा, जॉन, रॉबर्ट, डेविड, जॉन, बेटी, जो भी नाम है। अब कह रहा है कॉमन वाला भी आना चाहिए, तो 1 के साथ में आपका कॉमन क्या है, ये, 2 के साथ में क्या है, ये, 3 के साथ में ये, 4 के साथ में ये, और 5 के साथ में ये, कॉमन वाला पार्ट। अब कॉमन अगर आप देखें तो हमेशा कॉमन किस में देखते हैं, कस्टमर आईडी के केस में। जो भी हम कॉमन देखते हैं वो किस केस में देखेंगे, कस्टमर आईडी, क्योंकि यहां पर जो हमारी प्राइमरी की है वो क्या है, आईडी है। तो हमने देखा कि यहां पर 3 और 5, यहां पर भी 3, और यहां सॉरी यहां पर 3 और यहां पर 5, है ना। कस्टमर आईडी तो यही है, हमें ऑर्डर आईडी से तो मिलाना नहीं है, इससे तो कोई मतलब नहीं। हमें मिलाना किससे है, ये कस्टमर आईडी और ये कस्टमर आईडी से। इन दोनों कस्टमर आईडी में कॉमन क्या है, 3 और 5। इसका मतलब ये वाला डेटा आ जाएगा और ये वाला डेटा आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 500, ये आ गया 800। समझ में आया, यस या नो? एक बार फिर से समझ लो अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो। हमें क्या करना था, पहली वाली टेबल तो एज इट इज शांतिपूर्वक ऐसे ही उतार देनी थी, जो काम हमने बहुत बढ़िया तरीके से ये किया, है ना। ये पहली टेबल एज इट इज उतार दी हमने बिना किसी कंफ्यूजन के, सेम टू सेम है। अब कह रहा है कॉमन भी आना चाहिए। पहली टेबल में क्या गिवन है, कस्टमर आईडी, और दूसरी टेबल में कहां है कस्टमर आईडी, ये।
अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? तो आपने कहा यहां 1 2 3 4 5 है और यहां पर देखें तो ये 3 है कॉमन और ये 5 है कॉमन। इसका डेटा क्या है? ये 500 और इसका डेटा अमाउंट कितना है? 800। जो हमने अमाउंट के साथ में ये 500 कर दिया, ये 800 कर दिया। जॉन क्या हो गया? नल। रॉबर्ट क्या हो गया? नल। जॉन क्या हो गया? नल। बाकी डेटा हमारा नल नल कंसीडर हो गया। समझ में आ गया? अब तो इन दोनों एग्जाम्पल्स की मदद से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब कि लेफ्ट वाली पूरी रहनी चाहिए और इसके साथ में जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उसको भी कंसीडर करेंगे। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो। राइट आउटर ज्वाइन, तीसरे प्रकार का ज्वाइन। बट बेटा ऑर्डर आईडी को क्यों लिखेंगे? ऑर्डर आईडी को लिखेंगे क्यों? क्योंकि हमारी डिमांड क्या है? डिमांड है कि पहली टेबल और कॉमन। तो पहली टेबल तो कस्टमर आईडी और फर्स्ट नेम है। इन दोनों में कॉमन क्या है? कस्टमर आईडी और फर्स्ट नेम। इस पूरी टेबल में क्या फर्स्ट नेम गिवन है? नहीं। क्या कस्टमर आईडी है यहां पर? यहां पर भी है। यानी ये कॉमन है और ये कॉमन है। तो हम कॉमन में तो यही देखेंगे। इसीलिए तो हमने कंसीडर किससे किया? कस्टमर में कॉमन चीजों से कंसीडर किया। बचा कौन सा कॉलम था? कौन सी रो? ये वाली बची थी हमारे पास में और इसको हमने किसके अकॉर्डिंग कंसीडर किया? कॉमन के अकॉर्डिंग, क्योंकि छोड़ना कुछ नहीं है। ऑर्डर आईडी सर आपने क्यों नहीं ली? है ना, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। सर व्हाई यू हैव नॉट टेकन दी ऑर्डर आईडी? आईडी तो एक ही बार कंसीडर होगी ना, कॉमन जो कह रहा है। तो कॉमन के केस में आईडी तो एक ही आएगी, ऑर्डर आईडी से यहां पर मतलब ही नहीं है। समझ में आ गया प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट, राइट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन का ठीक उल्टा है राइट आउटर ज्वाइन। ये क्या होता है? समझ में आ गया होगा टेबल देखकर कि इसमें टेबल टू कॉपी पेस्ट हो जाएगा और जो कॉमन है वो पार्ट आ जाएगा। यानी इसका ठीक उल्टा है ना, पहले वाली कंडीशन का ठीक उल्टा ही तो है। इसमें टेबल टू आपकी पूरी कॉपी पेस्ट हो जाएगी और जो कॉमन वाला पार्ट है वो आ जाएगा। ये पढ़ो नीचे, द रिजल्ट टेबल कंटेन ऑल द रोज फ्रॉम द सेकेंड टेबल। सेकेंड टेबल की सभी रोज को कंसीडर करना, दैट इज कॉल्ड राइट आउटर ज्वाइन। समझ में आया? नहीं आया? आओ एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। हियर इज द एग्जाम्पल। बताओ, कह रहा है लेफ्ट वाली तो टेबल भाई साहब पूरी आनी चाहिए, ये वाली तो पूरी आई, नंबर और क्यूब 2 3 5। कॉमन क्या है यहां पर? तो आपने कहा सर नंबर के केस में ये कॉमन है और ये कॉमन है। इसका मतलब इसके आगे एक स्क्वायर वाला जोड़ना चाहिए जिसमें वैल्यू 4 आनी चाहिए और 9 आनी चाहिए। बोलो यस या नो? यही तो होगा। और 5 के केस में NA आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल या ब्लैंक रहेगा, क्योंकि दूसरी टेबल तो पूरी आएगी 2 3 5, क्यूब 8 18 और 75। जब स्क्वायर को हम यहां लेकर जाएंगे, जब स्क्वायर को हम, मैं चल क्यों नहीं रहा है? मैं चल जा, इसके साथ चलेगा, चलो कोई नहीं, है ना। जब स्क्वायर को यहां लेकर आएंगे तब आप देखेंगे क्या हो गया, यहां पर वैल्यू आपकी, मैं नखरे हैं भाई साहब के, नखरे नखरे चल गए। ठीक समझ में आया ये बात? अब जरा एक बार फिर से देख लो, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार दोबारा देखो। हमने क्या किया? हमने यहां पर किया ये कि सेकंड टेबल को कंप्लीट ले लिया और सेकंड टेबल में क्या था? नंबर और क्यूब, जो कि पूरी यहां पर एज इट इज आ गई।
और साथ में स्क्वायर में हम क्या लेंगे, सिर्फ कॉमन वाली चीज। तो 2 और 3 हमारा यहां पर कॉमन था, तो इसका क्या आ गया 2 और 3। 2 और 3 में जो वैल्यूज थी वो क्या थी 4 और 19, और लास्ट वाली ब्लैंक हो गई। अब बताओ किसको समझ में आया और किसको नहीं आया, बता दो। ठीक, यानी इसका उल्टा ही तो है। अगर हम देखें तो जो हमने लेफ्ट वाले केस में किया है ना, इसका उल्टा ही तो है राइट वाले केस में। यस या नो? ठीक, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो एक केस और समझ लो, ताकि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। जरा देखो, अगर हम एक केस और की मदद से समझने की कोशिश करें तो क्या कह रहा है कि टेबल 2 तो कॉपी पेस्ट होगा भाई साहब, इसमें तो कोई इफ बट है ही नहीं, है ना, राइट आउटर ज्वाइन के केस में। फिर क्या कह रहा है कि कॉमन एट्रीब्यूट्स भी होने चाहिए। अब कॉमन एट्रीब्यूट्स की बात, क्या ये दूसरा लग गया है क्या, ऑर्डर आईडी सेकंड है तो सही नहीं, ये गलत लग गया है ना, ये गलत लग गया है यहां पर, क्योंकि इसमें सेकंड ऑर्डर आना चाहिए और ये ऑर्डर है ही नहीं। चलो फिलहाल कोई बात नहीं, है ना, इसको लीव कर दो यहां पर। ये वाला कोई गलत स्क्रीनशॉट लग गया है ना, लीव इट। बस इसी कॉन्सेप्ट को समझ लो, मिलेगा तो हम लगा देंगे, एक बार देख लेंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट को समझ लो कि राइट आउटर ज्वाइन के केस में सेकंड वाली टेबल हमारी कॉपी पेस्ट होनी चाहिए, और जो भी कॉमन वाले एट्रीब्यूट्स हैं, ये वाला कॉमन था, ये वाला कॉमन था, इसकी 4 वैल्यू और इसकी 9 वैल्यू। एक चीज और ध्यान रखना, जो टेबल हमें पहले लेनी है ना, ये वाली टेबल हमें कंप्लीट लेनी थी, तो नंबर और क्यूब ये हमने पहले लिया। अगर दूसरी वाली टेबल का सिर्फ कॉमन वाला पार्ट लेना था तो स्क्वायर हमने बाद में लिया। ऐसा नहीं हो सकता कि नंबर के साथ में स्क्वायर आ जाए। अगर नंबर के साथ में स्क्वायर आप लिख देंगे तो क्या पहली टेबल को आप इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा लगेगा? यस। और इस केस में आपका क्वेश्चन गलत कंसीडर माना जाएगा, है ना। यह ध्यान रखना कि इस केस में आपका क्या होना चाहिए, पहले आपकी सेकंड वाली टेबल ही यहां पर होनी चाहिए जो कि ये अवेलेबल है, और फिर कॉमन वाला पार्ट होना चाहिए जो कि इसका कॉमन वाला पार्ट, यानी 2 और 3 को कंसीडर करते हुए 4 और 9 को हमने लिया है। और ये क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल, यानी ये नल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन, इससे आसान तरीके से कोई समझा ही नहीं सकता। बिल्कुल हल्का फुल्का मक्खन टाइप का मेथड हमने बता दिया है। अगर ये समझ में आ गया तो एक और समझो, फुल आउटर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट, ये भी मस्त है। फुल आउटर ज्वाइन कहता है कि देखो, इनर भी होना चाहिए और आउटर भी होना चाहिए। फुल का मतलब क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 + 2, पहले और दूसरे का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड फुल आउटर ज्वाइन। कह रहा है टेबल 1 और टेबल 2 ये दोनों होनी चाहिए, और इनके बीच में जो कॉमन वाला पार्ट है वो भी होना चाहिए। यानी पूरा का पूरा अगर हम कंसीडर कर रहे हैं विद कॉमन एट्रीब्यूट्स विद बोथ दी टेबल, देन दैट इज कॉल्ड फुल आउटर ज्वाइन। सर इसका मतलब आओ देखते हैं। द रिजल्ट टेबल कंटेन ऑल दी रोज फ्रॉम बोथ दी टेबल। कह रहे जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो दोनों ही टेबल की रोज को कंसीडर करेंगे। वेरी सिंपल, आओ जरा देखते हैं। कह रहा है फुल आउटर ज्वाइन के केस में ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है, बल्ले बल्ले है। कह रहा है यहां पर दोनों ही टेबल्स को कंसीडर किया जाएगा, दोनों ही टेबल्स को कंसीडर किया जाएगा। कैसे, जरा ध्यान दो। 2, 3, 4 नंबर, स्क्वायर और क्यूब, ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास। ये तीनों एट्रीब्यूट लिख लो पहले।
एक नंबर, एक स्क्वायर और एक क्यूब। नंबर में क्या क्या है? 2 3 4, लिख लो फटाफट। 2 3 4। क्या कुछ बचा यहां से? हाँ सर 5 बचा है, लिख लो 5 भी, क्योंकि कुछ छोड़ना नहीं है ना, सारा डेटा आना चाहिए। स्क्वायर के केस में क्या है? 4 9 और 16, लिख लो 4 9 और 16, ये पूरा केस आ गया। अब यहां पे तो वैल्यू है ही नहीं, नल लिख दो। और क्यूब के केस में 8 18 और 75, 8 18 और 75, यहां पर वैल्यू है ही नहीं, नल कर दो, खत्म कहानी। यानी बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना है कि टेबल 1 के एट्रीब्यूट्स भी आएंगे और टेबल 2 के एट्रीब्यूट्स भी आएंगे, लेकिन जो डेटा हमें नहीं मिलेगा उसकी जगह नॉट एप्लीकेबल आएगा। आउटर ज्वाइन का मतलब ही क्या है कि अगर डेटा मिसिंग है तो वो डेटा एम्प्टी होना चाहिए, यही आउटर ज्वाइन कंसीडर करता है। लेकिन इनर ज्वाइन के केस में सिर्फ कॉमन वाले एट्रीब्यूट्स लेते हैं, तो वहां पर नॉट एप्लीकेबल की कंडीशन नहीं बनती। लेकिन आउटर ज्वाइन के केस में लेफ्ट ज्वाइन हो या राइट ज्वाइन हो या फुल ज्वाइन हो, तीनों केसेस में नॉट एप्लीकेबल नल की कंडीशन कंसीडर की जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्या फिर से बताने की रिक्वायरमेंट है या समझ में आ गया? मुझे बता दो। हाँ, जस्ट लाइक यूनियन यू कैन से, है तो ये यूनियन ही। क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। अब एक कंडीशन यहां पर और बता रही है, अगर सब कुछ टेबल बढ़िया है, हाँ बिल्कुल सही, देख लो। कह रहा है टेबल 1 और टेबल 2 दोनों होनी चाहिए, है ना, दोनों ही कंसीडर होंगी। तो 1 2 3 4 5 ये ले लिया। पहले तो सबसे पहले कॉलम्स लिया करो। कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, ये भी गलत है ना, क्योंकि इसमें टेबल 1 भी कंसीडर होगा, टेबल 2 भी कंसीडर होगा, इसको भी छोड़ दो। सिर्फ इसी के बेसिस पर समझो, है ना, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्योंकि यहां पर आपके क्या होने चाहिए? सारे कॉलम्स कंसीडर होंगे, अदरवाइज ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे यहां पर नंबर भी था, स्क्वायर भी था, नंबर भी था, क्यूब भी था, तो नंबर तो हमारा 2 बार है, नंबर तो कॉमन हो गया, नंबर के साथ स्क्वायर और क्यूब, ये 3 एट्रीब्यूट्स हमने कंसीडर कर लिए, है ना। तो इसी के बेसिस पर समझो। अगला है आपका क्रॉस ज्वाइन का कॉन्सेप्ट। ये समझो क्या है। सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो यही है, क्रॉस ज्वाइन, या जिसको कह सकते हैं कार्टेशियन ज्वाइन। पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है आपका कि क्रॉस ज्वाइन का दूसरा नाम क्या है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ क्रॉस ज्वाइन? कार्टेशियन ज्वाइन, या कार्टेशियन ज्वाइन का दूसरा नाम क्या है? क्रॉस ज्वाइन, है ना, बात एक ही है। अब यहां पर जो केस एप्लीकेबल होगा वो क्या होगा? ए इंटू बी का मतलब, अगर टेबल ए में आपकी मान लीजिए रोज 3 है, टेबल बी में आपके पास में रोज 3 है, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? 9, 3 3 9, यानी जो टोटल आपकी रिलेशनशिप बनेगी वो कितने की बनेगी? 9 की बनेगी। रिटर्न्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टेबल रो। कैसे? आइए जरा इसको समझते हैं, बहुत आसान है। कह रहा है लेवल दिया हुआ है टेबल 1 में कि एग्जाम का जो लेवल है वो कैसा है? इजी है, मॉडरेट है और हाई है। टॉपिक्स जो गिवन है वो क्या है? हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, यानी 3 यहां पर है और 2 यहां पर है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 6। तो यहां पर जो रिलेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे? 6। इजी, मॉडरेट और हाई, हार्डवेयर भी इजी होगा, हार्डवेयर भी मॉडरेट लेवल का पढ़ेंगे और हार्डवेयर भी हाई लेवल का पढ़ेंगे। यस या नो? किसी भी टॉपिक को इजी, मॉडरेट और हाई तीनों लेवल पे पढ़ेंगे, कितने बन गए? 3 रिलेशन। सॉफ्टवेयर को हाई, सॉफ्टवेयर को भी मॉडरेट और सॉफ्टवेयर को भी इजी, कितने बन गए? 3 और बन गए। तो टोटल रिलेशनशिप्स कितनी हो गई? 3 और इंटू 2, दैट इज कॉल्ड 6। समझ में आया?
अगर नहीं आया तो ये समझो, इजी, मॉडरेट और हाई, इजी, मॉडरेट और हाई, यही तो है कार्टेशियन, यही तो है क्रॉस ज्वाइन। हार्डवेयर को तीनों तरीके से कवर किया गया, इजी, मॉडरेट और हाई। सॉफ्टवेयर को तीनों तरीके से कवर किया गया टॉपिक को, बन गए रिलेशन, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ज्वाइन, है ना। अब यहां से देखो, यहां से भी समझ में आ जाएगा। कार का मॉडल गिवन है, 3 कार के मॉडल गिवन है, कलर का नाम, कार के जो कलर गिवन है वो 3 गिवन है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या है, 9। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी, 9। कैमरी, करोला जो भी है, ये आपकी, फिर ये आपकी, फिर ये आपकी, ठीक। ये ब्लैक, ये रेड और ये सिल्वर, है ना। जो हम पीछे अप्लाई कर रहे थे, यही चीज तो हम पीछे अप्लाई कर रहे थे, किसके साथ में, जब हम थीटा कैलकुलेट कर रहे थे, जब इक्वी ज्वाइन कैलकुलेट कर रहे थे, तो कर तो बेसिकली यही रहे थे, लेकिन ये कंडीशन हम क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे लेस देन के साथ में, कंपेयर कर रहे थे ग्रेटर देन के साथ में, और कंपेयर कर रहे थे इक्वी ज्वाइन में इक्वल्स के साथ में, है ना। यही तो कर रहे थे। समझ में आ गया यस या नो, मुझे बताइएगा। जो आखिरी कंडीशन आपकी होती है दैट इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई टेबल अपने आप को ही ज्वाइन करने की कोशिश करे, यानी अपने आप को ही नॉर्मलाइज करने की कोशिश करे, अगर उस टेबल में से कुछ हटाने की कोशिश करे या कुछ लगाने की कोशिश करे, अगर एक टेबल है हमारे पास में ए नाम से और दूसरी टेबल है बी नाम से, तो जो सी नाम की टेबल बने उसमें कुछ ऐसे भी कॉलम आने चाहिए जो ना ए में गिवन है ना बी में गिवन है, नए कॉलम्स आ गए दैट इज कॉल्ड जो सी में गिवन है। ये कब होता है, जब दो कंपनीज का आपस में मर्जर होता है ना। मान लीजिए अगर एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, दोनों कंपनीज का आपस में मर्जर हो गया। मान लेते हैं कि कंपनी ए में जो डिपार्टमेंट थे वो एचआर था और आईटी डिपार्टमेंट था, कंपनी बी में जो डिपार्टमेंट था वो आईटी डिपार्टमेंट था, और इसके साथ में आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट था। क्या हुआ, एक टेबल सी बना जहां पर हमने परफॉर्मेंस नाम से एक डिपार्टमेंट खुद चुन लिया। क्यों, क्योंकि कंपनी ए और बी का मर्जर हमने क्यों किया, क्योंकि ना तो कंपनी ए बढ़िया परफॉर्म कर पा रही थी ना कंपनी बी बढ़िया परफॉर्म कर पा रही थी, तो हमने दोनों कंपनीज को मिला के एक नया टेबल क्रिएट किया जिसमें एक नया कॉलम मिला लिया, वो है परफॉर्मेंस। हमने कहा कि कंपनी ए से उसी इंप्लॉय को लेंगे जिसकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी, कंपनी बी से उन्हीं इंप्लॉयज को लेंगे जिनकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी, और बाकियों को टर्मिनेट कर देंगे। तो हमने एक नई टेबल बनाई जिसका नाम था परफॉर्मेंस। ना तो वो टेबल ए में थी ना तो वो टेबल बी में थी, लेकिन वो टेबल सी में आ गई आपके, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। समझ में आया कि दोनों टेबल में वो डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन तीसरी टेबल में वो डेटा अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। एक नई टेबल ज्वाइन हो गई, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। क्या कोई और एग्जाम्पल से समझाएं, और एग्जाम्पल से समझ लीजिए। दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट की आईडी है, एक जगह पर स्टूडेंट का नेम है ना। एक टेबल है स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम, एक जगह पर स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट का रोल नंबर है। हमने एक तीसरी टेबल बनाई जहां पर हमने कहा मार्क्स, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है स्टूडेंट के मार्क्स से कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 80 प्लस स्कोर किया है। मार्क्स के नाम से एक नई आईडी बना दी हमने, एक नई टेबल क्रिएट कर दी जहां टेबल 1 का भी कोई डेटा मौजूद नहीं था और टेबल 2 का भी कोई डेटा मौजूद नहीं था, दैट इज कॉल्ड मार्क्स। या मुझे स्कूल में किसी को मॉनिटर बनाना था, मेरे पास में टेबल 1 थी स्टूडेंट की, टेबल 2 थी स्टूडेंट की, मैंने एक तीसरी टेबल बनाई मॉनिटर के नाम से, और वहां मैंने एक शर्त रखी
कि वही स्टूडेंट मॉनिटर बनेगा जो फिजिकली एक्टिव होगा प्लस जो मेंटली एक्टिव होगा। और एक नई टेबल मैंने बनाई, फिजिकली एक्टिव, मेंटली एक्टिव, पास या फेल। अब ये जो तीसरी टेबल बनी, क्या पहले दो टेबल्स में डेटा मौजूद था? नहीं, एक नई टेबल बनाई गई दोनों को देखते हुए जिसमें नया डेटा फीड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। तो बात बस इतनी सी समझनी है कि सेल्फ ज्वाइन का मतलब कोई नया एट्रीब्यूट, कोई नया कॉलम जो ना कि पहले वाली टेबल में है ना दूसरी वाली टेबल में है, कोई ऐसा एट्रीब्यूट, कोई ऐसी फील्ड अगर हम ऐड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। बस इतनी बात समझी, आसान है। यूज टू ज्वाइन अ टेबल टू इट सेल्फ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। समझ में आया बबलू कुमार, विभूति, प्रिंस, पंकज? और कोई क्वेश्चन अगर हो तो पूछिए, है ना। इस पर आपका क्वेश्चन नहीं है, अब डायरेक्ट आपके क्वेश्चन हैं कि जितना मैंने अभी पढ़ाया इससे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। क्या आपको दो टेबल दी जाएंगी और आपसे कहेगा ज्वाइन परफॉर्म करो? नहीं। क्या आपको दो टेबल्स दी जाएंगी और कहा जाएगा कि फला फला ज्वाइन परफॉर्म करो? ना। आपके सामने तो एक क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ज्वाइन अप्लाई हो रहा है थ्योरी पढ़कर, है ना। इस पर कोई प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं। इसी पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई क्वेश्चन अगर है तो आप पूछ लीजिए, बाकी एमसीक्यूज इस पर जितने भी हैं वो कल के सेशन पर बात करेंगे। साथ ही साथ ट्रिगर, कर्सर, स्टोर्ड प्रोसीजर, जितना भी आप लोगों ने कल के सेशन में पढ़ा है वो भी रिवाइज करिएगा, क्योंकि उसके भी एमसीक्यू मैंने नहीं करवाए थे। तो कल वाले सेशन के एमसीक्यू, ज्वाइन के एमसीक्यूज, ये सब आपको साथ में ही देखने को मिलेंगे। ठीक, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका कल डेटाबेस का टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लियर है? सब मिलेंगे आशीष आपको यहां पर देखने को। अगर पूछें बाय डिफॉल्ट ज्वाइन कौन सा होता है तो क्या लिखेंगे बताओ? विच इज द बाय डिफॉल्ट ज्वाइन, है ना। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं ताकि समझ में आए कि आपको कुछ समझ में आया भी है कि उड़ गया है। इनर ज्वाइन इज द बाय डिफॉल्ट, और ये क्वेश्चन है जो कि अक्सर हर एक एग्जाम में पूछते हैं, है ना। ज्वाइन का वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, ऐसा कौन सा ज्वाइन है जो बाय डिफॉल्ट है? दैट इज इनर ज्वाइन। बिल्कुल सही। कोई क्वेश्चन? कौन सा ज्वाइन स्लोएस्ट है और कौन सा ज्वाइन फास्टेस्ट है? बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो ज्वाइन बनाए गए ये अलग अलग सर्कमस्टांसेस पे बनाए गए कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्वेरी कौन सी चलानी है। अगर टेबल 1 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो टेबल 1 वाला चला देंगे, लेफ्ट वाला चला देंगे। टेबल 2 इंपॉर्टेंट है, राइट वाला चला देंगे। दोनों टेबल्स इंपॉर्टेंट है तो फुल आउटर वाला चला देंगे। डिपेंड करेगा कंडीशन पर, डिपेंड करेगा क्वेरी पर। तो नन ऑफ द ज्वाइन इज स्लोएस्ट, नन ऑफ द फास्टेस्ट, है ना। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेरी, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो अधूरा है, वो पूरा नहीं है। वो पूरा कैसे होगा कल के सेशन में हम आपको बताएंगे। ठीक, चलो। तो सभी कह रहे हैं कि सर समझ में आ गया है, बस समझ में आना चाहिए, और समझ में कितना आया ये तो हम कल के सेशन में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।